हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग एवरी वीक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग जिस मुद्दे के बारे में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत सारे एग्जाम स्पेसिफिक और रेलिवेंट भी है। इमेजिन करिए आप एक ट्रेन में जा रहे हैं। ये ट्रेन नोएडा से बालिया तक जा रही है। आप विंडो के बाहर देखते हैं, आपको क्या दिखाई देगा? नोएडा में आपको शाइनी स्काई राइज बिल्डिंग, हर दूसरे घर के आगे नई कार और तीसरे इंसान के हाथ में आपको एक अमेजिंग सा स्मार्टफोन है जो कि दिखाई देगा। मेजरली चांसेस है कि आईफोन ही होगा। यहाँ का एक आईटी प्रोफेशनल 1.5 लाख रुपए महीने वो नियर बाय कमाता है। ट्रेन आगे बढ़ती है, वक्त बदलने लगता है, थोड़ा सा लैंडस्केप बदलने लगता है और जैसे जैसे ट्रेन बालिया तक आती है ये ग्लास की बिल्डिंग लगभग खत्म हो जाती है। यहाँ आपको दिखते हैं कच्चे मकान, सड़कों पे चलती हुई बैलगाड़ी। यहाँ का एक फार्मर 5,000 रुपए महीने में अपनी फैमिली है जो कि पाल रहा है। अभी तक यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इंतजार है जो कि लोग कर रहे हैं। ये है तो एक ही स्टेट, लेकिन इसके दो एंड पे दो अलग दुनिया है जो कि बसती है। ये डिफरेंस सिर्फ नजारों का धोखा नहीं बल्कि आंकड़ों की सच्चाई है। वेस्टर्न यूपी का जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन 51% यानी कि नियर बाय 13 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड मिलाकर सिर्फ 20% यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए हैं जो कि जोड़ पाते हैं। वेस्टर्न यूपी में आपको 65% फैक्ट्रीज मिलेगी, पूर्वांचल में सिर्फ 8% मिलेगी। नोएडा का एक व्यक्ति 6.71 लाख रुपीस पर कैपिटा इनकम है जो कि उसकी ईयरली है, वहीं जबकि बलरामपुर में सिर्फ 32,305 रुपए। ये 20 गुना का अंतर है। वेस्टर्न यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में आते हैं, जबकि पूर्वांचल का एक भी डिस्ट्रिक्ट इस लिस्ट में नहीं है। ये डाटा सिर्फ डाटा ही नहीं, ये 24 करोड़ लोगों की जिंदगी की रियलिटी है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है कि यमुना के उस पार विकास है और इस पार की हालत एकदम बीमार है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस डिफरेंस को मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? क्या पूर्वांचल का हर बच्चा भी कभी सिलिकॉन वैली के सपने देख सकता है, डेवलपमेंट के सपने देख सकता है, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के सपने देख सकता है? आज हम वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी के बीच के इस डिस्पैरिटी के रीजन को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी सभी लेयर को एक एक करके डिकोड करेंगे। साथ ही साथ इसके ब्रिज करने के कुछ सोल्यूशन पे भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे इस डिफरेंस को कम किया जा सकता है। तो आइए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी रूट को देखते हैं, जहां से इन डिफरेंसेस का जन्म हुआ, यानी ब्रिटिश रूल के टाइम से। 1856 का साल था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया था। कंपनी के ऑफिसर्स ने वेस्टर्न यूपी, जो उस वक्त पे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कहलाता था, में महलवारी सिस्टम है जो कि लागू किया था। इस सिस्टम में छोटे छोटे किसानों को सीधे जमीन का मालिक बना दिया। दूसरी तरफ पूर्वांचल, जो अवध का हिस्सा था, में जमींदारी सिस्टम है जो कि लागू किया गया। दोनों के अंदर अलग अलग तरीके से टैक्सेशन लिया जाता। यहाँ बड़े बड़े जमींदार किसानों से लगान वसूला करते और फिर उसका एक बड़ा हिस्सा लेकर ब्रिटिश सरकार को दे देते थे। यहाँ के किसानों को तो जमींदार के खेत में मजदूरी करनी पड़ती थी, ये तो अपनी ही जमीन पर गुलाम है जो कि बन गए थे। ये डिफरेंस केवल जमीन तक लिमिटेड नहीं था। जैसे जैसे टाइम बदला ये डिफरेंस और भी गहरा है जो कि होता चला गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने वेस्टर्न यूपी में मॉडर्न कैनाल है जो कि बनवाने का काम स्टार्ट किया। 1890 तक आते आते यहाँ यमुना कैनाल ने 2 लाख हेक्टेयर लैंड के पूरे एरिया को वाटर रिच है जो कि बना दिया था। लेकिन उधर पूर्वांचल में अवध के नवाब ने जो नहर 1781 में बनवाई थी ना, ब्रिटिशर्स ने उसी नहर को वापस से मरम्मत करवाई। उन्होंने इस इलाके को स्मॉल प्रोस्पेरस एरिया डिक्लेयर कर दिया, जहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। पंडित नेहरू का जो आइडिया था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बनाने का, उसमें बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए, विशाल बांध यानी कि डैम बनाए गए। ये सब पूर्वांचल से जो है वो बहुत दूर है जो कि रह गए। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, रिहान डैम यूपी एमपी बॉर्डर पे। इन फासलों ने पूर्वांचल को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से और दूर कर दिया। फिर बात आती है ग्रेन रिवॉल्यूशन की, जहां से हर एक किसान को उम्मीद थी कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए। 1960 के डेकेड में जब पूरा इंडिया जब फूड स्केर्सिटी से स्ट्रगल कर रहा था, तब ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम से एक नया एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया गया। लेकिन ये रिवॉल्यूशन जो देश के सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए था, उसने उत्तर प्रदेश में एक अनएक्सपेक्टेड डिवाइड है वो कर दिया और वो बहुत बड़ा कारण भी बना। स्वामीनाथन कमीशन और स्वामीनाथन जी की टीम ने जब हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड जो है वो इंट्रोड्यूस करे, इससे सबसे पहले वेस्टर्न यूपी के फार्मर का फायदा हुआ। मेरठ, मुजफ्फरपुर, बागपत के फील्ड्स ओवरनाइट है जो कि ट्रांसफॉर्म हो गए थे। यहाँ के फार्मर्स कहते हैं कि ये दे फेल्ट लाइक कल्टीवेटिंग गोल्ड।
लेकिन ईस्टर्न यूपी के फार्मर्स, उन्होंने इस सीट का वेट 1975 तक करना पड़ा, यानी कि 15 साल तो सिर्फ वेट ही करते रह गए। ग्रेन रिवोल्यूशन की सक्सेस का एक मेजर फैक्टर था वाटर अवेलेबिलिटी। तो वेस्टर्न यूपी में ऑलरेडी यमुना और गंगा के कैनाल थे। ब्रिटिश ने 1890 तक 2 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेटेड बना दिया था। गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन पे 75% सब्सिडी भी दे दी थी। लेकिन ये पूरा बेनिफिट ईस्टर्न यूपी को नहीं मिल पाया। वो उस वक्त भी मानसून के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से कभी क्रॉप अच्छी हो जाती, कभी फेलियर हो जाता। यहाँ ट्यूबवेल पे सिर्फ 25% है जो कि सब्सिडी मिली। आप सोचिए, कहाँ 75%, कहाँ 25%। आज भी वेस्टर्न यूपी में 85% फार्मलैंड जो है ना वो इरिगेटेड है, जबकि ईस्टर्न यूपी में सिर्फ 35% है। साथ ही वेस्टर्न यूपी में शुगर केन कल्टीवेशन ने ऐसा बूम क्रिएट किया कि पूरा रीजन शुगर बोल नाम से फेमस हो गया। हर 10 किलोमीटर पे एक मिल स्टैब्लिश हो गई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मैक्सिमम बेनिफिट भी यहाँ पे किसानों को मिलने लगा। लेकिन वहीं पर ही ईस्टर्न यूपी के किसानों की बात करें, जहाँ मेनली राइस कल्टीवेशन होने लगा, उन्होंने भी शुगर केन ट्राई किया, बट वहां पे कोई प्रोसेसिंग यूनिट ही नहीं थी। सारा प्रोड्यूस वेस्टर्न रीजन ट्रांसपोर्ट करना पड़ता। हाफ प्रॉफिट तो लॉजिस्टिक में ही चला जाता था। तो कैसे बेचारे जो है अपना प्रॉफिट बना पाते। इन सब के चलते वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स ने न्यू टेक्नोलॉजीज भी अडॉप्ट किया, क्योंकि पैसा आ गया। ईस्टर्न यूपी अब भी अपने पुराने इनसफिशिएंट और ट्रेडिशनल मेथड पे जो है वो फंसा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि 1981 आते आते वेस्टर्न यूपी की एग्रीकल्चर जीडीपी 4 गुना हो गई। उधर पूर्वांचल, वहां से ग्रोथ 1.5 गुना से भी कम है, जो कि वहां पे रह गई। वेस्टर्न यूपी में आज अगर आप जाके कभी देखोगे ना, तो आपको जीपीएस इनेबल्ड ट्रैक्टर भी मिलेंगे। स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट कराए हुए कई सारे ट्रैक्टर्स हैं। बागपत में तो एक किसान ने एआई बेस्ड पेस्ट कंट्रोल सिस्टम है जो कि डेवलप किया हुआ है। उन्होंने अपना टर्नओवर 2-2.5 करोड़ का करा हुआ है। वहां पे आपको फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन ने 450 से ज्यादा गाँव को यूरोपियन मार्केट से डायरेक्टली एक्सपोर्ट करवाने के लिए जोड़ दिया। उधर पूर्वांचल में 68% किसान आज भी जो है वो एमएसपी के बारे में भी नहीं जानते। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस 40% तक है जो कि पहुंच जाते हैं, जबकि वेस्टर्न यूपी में ये सिर्फ 12% है। मऊ का मीठा ऑयल पूरी दुनिया में फेमस है। दुनिया का 65% ऑयल जो है ना वो यहीं पे प्रोड्यूस होता है ईस्टर्न यूपी में, लेकिन वहां पर कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। तो सारा रॉ मटेरियल गुजरात और महाराष्ट्र वहां से एक्सपोर्ट है जो कि करवाया जाता है। नतीजा क्या है कि लोकल किसान को 300 रुपए पर किलो और इंटरनेशनल मार्केट में उसको 2800 रुपए पर किलो के हिसाब से जो है उसको पैसा मिलता है। अब अगर हम इस डिवाइड को डिकोड करें तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं है। वैसे खैर ये कहावत है कि अगर आपने एग्रीकल्चर को डेवलप किया तो सब चीजों में डेवलपमेंट होता है, और वही यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हर फील्ड में देखने को मिलता है। हम एग्रीकल्चर के बाद में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भी आपको वेस्टर्न यूपी में आपको ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे मिलेगा, यमुना एक्सप्रेसवे मिलेगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे मिलेगा। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे जिन्होंने कनेक्टिविटी को पूरी तरीके से रिवोल्यूशनराइज कर दिया। मतलब 100 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलती हुई मिलेगी। वहीं पर ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन जैसे प्रोजेक्ट अभी पूर्वांचल को कनेक्ट करने में लग रहे हैं। अभी भी वहां पे पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसी वजह से कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी अभी बहुत कम बने हुए हैं। यहाँ NH-28 जो वाराणसी से गोरखपुर तक जाने चाहिए वो अभी तक भी अधूरा है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 70% इंडस्ट्रीज डीजल जनरेटर पे आज भी निर्भर करती है। एजुकेशन और हेल्थ दो मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर है। यहाँ पर भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मेरठ में जहाँ पे 120 से ज्यादा आपको कोचिंग सेंटर, बड़े बड़े स्कूल्स, सारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स मिलेंगे, आपको कॉलेजेस मिलेंगे। वहीं पर ही पूर्वांचल में 45% बच्चे अभी भी मदरसा एजुकेशन पर निर्भर है। 38% प्राइमरी स्कूल में आज भी टीचर टाइम पर नहीं आते और टीचर टाइम पे मिलते ही नहीं है स्कूल के अंदर। हेल्थ केयर की हालत और भी खराब है। गोरखपुर में जहाँ 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO बोलता है कि 1,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। जैसे कि हमने शुरू में देखा 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली वेस्टर्न यूपी अकेले 13 लाख करोड़ का जीडीपी जनरेट करता है, जबकि पूरे स्टेट का ये 51% के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल और बुंदेलखंड को मिला लो तो वही 20% के लगभग जो है वो क्रिएट कर पा रहा है। तो ये डिफरेंस जो है वो इतना ज्यादा हो गया है आज के टाइम पे कि ऐसा लगता है कि एक ही राज्य में 2 देश चल रहे हैं। अगर आज पूर्वांचल को एक अलग देश मान लिया जाए तो हालात ये होंगे कि अपने पड़ोसी देश नेपाल से भी ज्यादा गरीब है जो कि वो बन जाएगा। इस इनइक्वालिटी की गहराई तब और भी साफ हो जाती है तब पर्सनल इनकम पर नजर डालते हैं। नोएडा में एक व्यक्ति की एनुअल आय 6-6.5 लाख रुपए है। इसके ठीक विपरीत पूर्वांचल के बलरामपुर में ये आंकड़ा मात्र 25,000 रुपए, यानी कि 24 गुना का डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि नोएडा के एक व्यक्ति को एक महीने में जितना कमाता है ना, उतना कमाने में उसको 2 साल है जो कि बलरामपुर के आदमी को निकल जाएंगे। और तो और वेस्टर्न यूपी में हर 10 किलोमीटर पे आपको एक कहने के फैक्ट्री देखने को मिलेगी। कभी भी ट्रेन से गाड़ी से जाओगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 65% फैक्ट्रीज भी यहीं पे मिलेगी, लेकिन पूर्वांचल में कुल 8% फैक्ट्रीज है, जिसके चलते यहाँ 40% लोग जो है वो आपको बेरोजगार मिलेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से ही मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट होती है।
राइट। वहां पे फॉर्मल जॉब क्रिएट होती है, अदरवाइज सर्विस सेक्टर में बहुत है जॉब, लेकिन वो इनफॉर्मल है। और ये काम की तलाश में मैक्सिमम लोग जो है ना वहां पे दिल्ली एनसीआर और बाकी रीजन में जो है चले जाते हैं। तो दोस्तों डिफरेंसेस तो हमने बहुत देख लिए, साथ ही हमने ये भी देखा कि डिस्पैरिटी जो है वो आज के नहीं, वो हिस्टोरिकल रीजन भी है उसके। सवाल यह है कि लेकिन आज भी आखिर इस वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी के बीच की इनक्वालिटी में एक सुधार जो है वो क्यों नहीं किया गया, और उसके कैसे हम लोग जो है वो सुधार कर सकते हैं। वेस्टर्न यूपी के डेवलपमेंट का एक बड़ा कारण जो है वो दिल्ली एनसीआर के पास में होना। ब्रिटिश रूल के टाइम से ही ये रीजन ट्रेड का एक फोकल पॉइंट बन गया था। गुजरात का डेवलपमेंट होना, महाराष्ट्र का होना, तमिलनाडु केरला, क्योंकि वहां पे ट्रेड बढ़ गया था। तो 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद में नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम कॉरिडोर आईटी के, मैन्युफैक्चरिंग के, रियल एस्टेट के हब बन गए। दिल्ली एनसीआर ने 2023 तक 370 बिलियन रुपीस की जीडीपी जनरेट किया, जिसमें वेस्टर्न यूपी का हिस्सा सबसे बड़ा था। वही पूर्वांचल जो ज्योग्राफिकली दिल्ली से दूर था, इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी नेग्लेक्ट का शिकार हो गया। दिल्ली एनसीआर के पास होने के कारण वेस्टर्न यूपी को गवर्नमेंट स्कीम का भी ज्यादा फायदा मिला है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 33 लाख करोड़ रुपए के एमओयू है जो कि साइन करे गए। अभी भी रिसेंटली भी 2024 का देखोगे तब भी 30 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। हालांकि उसमें से 5-10% ही ग्राउंड पे आते हैं, लेकिन 80% प्रोजेक्ट जो भी उसमें हुए वो वेस्टर्न यूपी के अंदर ही हुए। वही पूर्वांचल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के भरोसे है, जहां पे 2025 तक 5G टावर और स्किल हब बनाने की बातें हुई हैं, पर ग्राउंड रियलिटी अब भी काफी पीछे आपको देखने को मिलेगी। तो अब अगला सवाल यह है कि इसके ठीक करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। एक्सपर्ट ने एक 5 पिलर एक्शन प्लान है जो कि इसके ऊपर सजेस्ट किया है कि अगर हम लोग 1 बाय 1 करके इसके ऊपर काम करें तो हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन 2.0। जैसे कि मऊ में 1200 करोड़ रुपए का एक मेगा पार्क है जो कि बनाया जाए। वाराणसी के अंदर जो मंडी है वो एआई इनेबल्ड हो जाए, जहाँ पर रियल टाइम प्राइसिंग और ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लाई चेन है जो कि प्रोवाइड करे। इसके बाद जो गंगा और जो घाघर इंटरलिंकिंग है वो भी करना बहुत जरूरी है, जहाँ से क्या होगा कि 300 किलोमीटर कैनाल पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे। वाराणसी प्रयागराज के बीच की हाइपरलूप कनेक्टिविटी जो है वो तैयार हो जाए। साथ ही साथ IIT BHU का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम से कम 5000 करोड़ रुपए उसको एक्स्ट्रा दिया जाए, ताकि दिल्ली के लेवल पे जो है वो पहुंच सके। एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा हो, स्टार्टअप्स हो वहाँ पे। आंगनबाड़ी में ऑगमेंटेड रियलिटी से बाल वाटिका शुरू की जाए। कई सारी ऐप है जो कि लोकल बनाई जाए, ताकि लोकल लैंग्वेज में भी लोग एजुकेट होकर स्किल ट्रेनिंग कर सके। इसके बाद सबसे जरूरी है गवर्नेंस ओवरऑल। पूर्वांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, बिहार मॉडल की तरह। AI बेस्ड विजिलेंस सिस्टम लगाया जाए ताकि करप्ट ऑफिसर्स को पहचाना जा सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है कल्चर कनेक्शन। गोरखपुर में 2000 करोड़ का भोजपुरी हिंदी फिल्म सिटी है जो कि बनने की बात हुई है, लेकिन आज तक ग्राउंड पे नहीं आई। वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट के बीच हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो जाए। मिर्जापुर के कारपेट मार्केट और बनारसी सिल्क साड़ीज के लिए ग्लोबल ई-कॉमर्स हब है जो कि बनाया जाए। उनको भी इंटरनेशनल एक्सपोजर है जो कि दिया जाए। हालांकि अब तक पूर्वांचल की पहचान बीमारू थी, लेकिन राम मंदिर और पूर्वांचल एक्सप्रेस ने इसे धीरे धीरे बदलना चालू कर दिया है। 2025 के महाकुंभ के लिए प्रयागराज में 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। अयोध्या में 2024-25 में 5 करोड़ टूरिस्ट का आने का अनुमान है, जो लोकल इकोनॉमी को नियर बाय 10,000 करोड़ का बूस्ट दे सकता है। तो जैसे ही सरकार ने लोकल ईस्ट एक्ट पॉलिसी के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है उसको नेपाल तक एक्सटेंड करने की जरूरत है। वाराणसी में भी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और गोरखपुर में एम्स जैसे प्रोजेक्ट है जो कि शुरू करने की जरूरत है। जहां पे वेस्टर्न यूपी ने बहुत अच्छा जीडीपी जनरेट किया है, तो ईस्टर्न यूपी को भी हमें प्रमोट करना पड़ेगा कि वो भी अपना प्रोटेक्शन आगे बढ़ा सके। लेकिन अभी भी जो है वो बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है। जब मऊ के किसान अपना मेटा ऑयल मेड इन पूर्वांचल लेबल से बेचेगा, जब गोरखपुर के इंजीनियर नासा के लिए सैटेलाइट भेजेगा, जब बालिया के बच्चे ऑक्सफोर्ड से पढ़कर अपने गांव को स्मार्ट विलेज बनाएंगे, तब शायद ये सपना है जो कि साकार हो सकता है। तब तक जो है वो बहुत काम करने की जरूरत है वेस्टर्न यूपी की तर्ज पे ईस्टर्न यूपी को भी। और ये पूरा यूटोपिया नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। 1857 की क्रांति का बर्थ प्लेस, कबीर, तुलसीदास जी की भूमि और जय श्री राम का घराना। पूर्वांचल में जुनून की कमी नहीं, बस एक नई डायरेक्शन, नई एनर्जी और नए नजरिए की जरूरत है। अगर ये जो हमने बात करी अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो डेफिनेटली आने वाले 5 सालों के अंदर ईस्टर्न यूपी भी आपको वेस्टर्न यूपी की तरह ग्रोथ करता हुआ मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।